आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। पहले चरण का चुनाव जो है समाप्त हो चुका है, पहले चरण का रण जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी हम मौजूद हैं साहिबाबाद विधानसभा में। पंडित मनमोहन झा गांव से बात करेंगे कि कितना चुनाव कैसा रहा है, क्योंकि खबरें आई है कि कई लोगों के वोट काटे भी गए, कई लोगों के वोट जो है अलग अलग कर दिया, पति पत्नी के वोट भी है वो भी अलग अलग हुआ है। तो इन सब पे मुद्दों पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। हमारे साथ जो है पंडित मनमोहन झा गामा है, AIMM के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी पंडित जी, क्या लग रहा है, पहले तो कैसा चुनाव रहा, सब कुछ कैसा देखा आपने? देखिए, साहिबाबाद की जनता ने भरपूर प्यार और मोहब्बत दिया है और उसके साथ साथ अपने अंगूठे का इस्तेमाल पतंग को उड़ाने में पूरा समय दिया है। हवा भी बहुत तेज चल रही है और कुदरत की रहमत भी ऐसी थी कि आप देख लो कि पतंग उड़ाने का मौसम था। और निश्चित रूप से 10 मार्च को साहिबाबाद ही नहीं पूरे गाजियाबाद में हरा पगड़ी बंधा हुआ नजर आएगा आपको। हरियाली हरियाली होगी, हरियाली होगी। चलिए, ये तो अब बात रही हरियाली होगी। दूसरी बात ये रही कि वोट जो है बहुत कटे, मत का प्रयोग नहीं कर पाए मतदाता। दरअसल अभी भी हम लोग कहने कि 73 साल हो जाने के बाद भी हम अपनी मूलभूत समस्याओं को ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। और जहाँ तक जिससे हमारा मुकाबला है, ये वो मक्कार लोग हैं, ये वो फरेबी लोग हैं कि इनको हर हालात में कुर्सी प्यारा है। मैं मतदाताओं से कहना भी चाहूँगा कि आप उंगली तो उठाते हो कि नेता गलत है, लेकिन नेता बढ़िया बनाने की जिम्मेदारी और गलत को हटाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जो मत प्रतिशत कम हुआ है वो कहीं ना कहीं जनता की उदासीनता है। और इससे पता चलता है कि वर्तमान में जो साहिबाबाद की जनता है वो इस सरकार से रुष्ट थी, इसलिए वोट परसेंटेज कम रहा है। ये जो एशिया का सबसे बड़ा जो विधानसभा है और सबसे कम वोटिंग, सोचने वाली बात है। और हॉट सिटी कहलाता है ये। पास कॉलोनियाँ हैं, हाईराइट्स हैं यहाँ पे, सारे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग भी हैं। अगर मजदूर हैं यहाँ तो शिक्षित वर्ग भी है, लेकिन आप एनालिसिस करेंगे तो जहाँ पे मजदूर और मलिन बस्तियाँ हैं वहाँ पे एवं 42% तक 43% तक पोलिंग हुई। लेकिन जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, आखिर वहाँ क्या ऐसी बाध्यता हो गई कि भाई 35% से आप ऊपर नहीं जा रहे हो? फिर एक वही सवाल हो गया कि पढ़े लिखे लोग वोट कम डालते हैं। दरअसल है क्या कि लोग अब सुविधा भोगी हो गए हैं। वो भूल गए कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली। वो भूल गए कि इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे बाप दादाओं ने फांसी के फंदे को चूमा है। लेकिन आज उनको ये बसंती हवा भी जो है ना, ठंड सा महसूस होता है। इस बसंती हवा में तो बूढ़ा भी जवान हो जाता है मेरे यार। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। जब तक आप घर से नहीं निकलोगे, आप अपना और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर नहीं कर सकते हो। और वही लड़ाई लड़ने के लिए ओवैसी साहब का सिपाही सड़कों पे है। अच्छा, सुना है कि आपके और आपके पत्नी को भी अलग अलग कर दिया गया, मतलब वोट के बूथ में। मतलब ऐसा नहीं है, वैसे ना हो कभी, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन एक वोट डालने के लिए। अब आप सोचो, दरअसल अब ये विडंबना और ये दुर्भाग्य इस प्रदेश की जनता की है ना कि इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बना बैठा है वो खुद रंडुआ है और जो प्रधानमंत्री है वो अपनी पत्नी को छोड़े बैठा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी बहन चाहेगा कि उसका पति मोदी जैसा हो? अगर नहीं चाहता है मोदी जैसा पति हो तो भैया ओवैसी साहब सिपाही को जिताओ। जहाँ भी अब पहला चरण का यहाँ चुनाव हो चुका, आगे जहाँ जहाँ भी पतंग आपको नजर आए, पतंग का बटन दबाएं, निश्चित रूप से आपके साथ न्याय का ही काम होगा। अच्छा, मंत्र बहुत पढ़ता, कल सुबह कौन सा मंत्र पढ़ा आपने? ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पद्मस्तंभं जीवाम खिले बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। मजार पे भी गए कि नहीं? बिल्कुल गए। देखिए वो हमारे कितना खूबसूरत दिन था मेरे लिए वो। इधर गुरुवार का दिन, पीर बाबा का भी दिन, हमारे विष्णु भगवान का भी दिन, गजब का दिन था। और गामा लहरा रहा था, पूरे साहिबाबाद विधानसभा में जनता झूम झूम के पतंग उड़ा रहा था। भारत को एक कर दिया, असली भारत दिखा दिया कल। भारत यही भारत है, हमारे देश की खूबसूरती यही है। और अभी मैं जो वर्तमान में बैठा हूँ, अपने लोगों के बीच बैठा हूँ, ये सब मेरे गार्जियन है, कोई बड़ा भाई है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है। और आज जुम्मा का दिन है और मस्जिद के पास इसीलिए आके बैठा हूँ कि जो भी हमारे नमाजी भाई जाएंगे उनसे इल्तिजा करूँगा कि जीत तो है आपकी, लेकिन अल्लाह के घर में मेरे नाम का आवाज़ लगा देना कि इस सिपाही को जिता दो ताकि ये खिदमत कर सके। बिल्कुल, आज जुमे का दिन है और दिखाऊंगा, एक बार दिखा दें विवेक भाई। पीछे मस्जिद, सामने मस्जिद है, जुमे का टाइम भी होने वाला है कुछ देर बाद।
तो ये इन्होंने दुआ आज जो है मस्जिदों में दुआ हो रही है, तो मंदिर में भी कुछ हो रहा भजन की नहीं हो रहा है? बिल्कुल यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और इतिहास वो मिथक टूटने जा रहा है जो राजनीतिक पार्टियां, चंद राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ नहीं चाहता कि ओवैसी साहब जैसे लोग राजनीति कर सके, उनके ऊपर मुस्लिम टैग जो लगाने का काम किया। आज साहिबाबाद के ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज के लोगों ने ओवैसी साहब के चुनाव चिन्ह को अपनाकर यह साबित कर दिया कि ओवैसी साहब संविधान के रक्षक हैं, ओवैसी साहब हिंदुस्तान के सच्चे नेता हैं, ओवैसी साहब हिंदुस्तान की भलाई के लिए खुद को मिट जाने को तैयार बैठे हैं। तो जब उनका नेता ऐसा है तो उनका सिपाही आप सोच सकते हो कैसा होगा? कैसे करेंगे लोग? जैसे लोग मिलते हैं, कुछ कहते हैं जय श्री राम, कुछ अस्सलाम वालेकुम, तो आपका क्या होगा इस बार? देखिए, जय श्री राम से हमें कोई परहेज नहीं, अस्सलाम वालेकुम से हमें कोई परहेज नहीं, अल्लाह अकबर से हमें कोई परहेज नहीं, क्योंकि सब तो एक ही है, सबका मालिक एक है। सूर्य की रोशनी अगर भगवान आज दे रहे हैं या अल्लाह दे रहे हैं तो उसका लाभ हिंदू और मुसलमान बराबर का लेता है। हवा चल रहा है, बराबर का वो हवा हिंदू और मुसलमान के शरीर में लग रहा है। तो अरे भैया, जब ऊपर वालों ने कोई भी उनके द्वारा दिए गए चीज़ों का बंटवारा न हो सका तो हम और आप कौन होते हैं आपस में बांटने वाले? तो बटा नहीं है क्या इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं बटा। इस बार पूरा भारत आपको साहिबाबाद विधानसभा में नजर आएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने ओवैसी साहब के पतंग को पसंद किया है और जबरदस्त आप उछाल मारने जा रहे हो। निश्चित रूप से 10 मार्च को चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। कुर्सी पे बैठे हैं, अगर कुर्सी मिल जाते तो इसकी गर्मी हावी तो नहीं होगी? नहीं, मेरा नेता ओवैसी साहब है। नहीं, आपकी बात कर रहे हैं। मैं वही हूँ जो मेरा नेता है। मेरा नेता 1994 से विधानसभा देखा, 5 बार लोकसभा में है, लेकिन उसके बावजूद एक ब्लेड रख के भी अपने साथ नहीं चलते सुरक्षा के लिहाज से। उनकी सोच है कि जब पूरा हिंदुस्तान का आवाम सुरक्षित होगा तो मैं स्वतः ही सुरक्षित हूँ। तो उस तरीके के सोच रखने वाले हम लोग। थोड़ा माहौल की बात कर लें। कल सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अपील आता है कि आप लोग वोट करें, 5 साल में जो काम है उस पर वोट करें। ऐसा ना हो कि जो मैंने 5 साल में गुंडागर्दी ख़त्म की है वो ख़त्म हो जाए। उत्तर प्रदेश को कश्मीर ना बना देना, उत्तर प्रदेश को केरल ना बना देना, उत्तर प्रदेश को बंगाल ना बना देना। तो इसका कितना असर रहा? इसका कोई असर नहीं। वोट ऑफ परसेंटेज ये बताता है कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और जितने भी भारत जलाओ पार्टी के सदस्य हैं, इनके झांसे में अब लोग आने वाले नहीं हैं। क्योंकि देखिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं कि हमेशा इसको तोड़ने में विश्वास रखते हैं और हम लोग वो लोग हैं कि सबको जोड़ के चलने में विश्वास। कश्मीर ना बन जाए, अभी तो ये कश्मीर की तारीफ करते हैं, 370 हटा दिया, कश्मीर अच्छा कर दिया, फिर कश्मीर कैसे बनाएंगे उत्तर प्रदेश को? क्या मतलब इसका? क्या दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन ही नहीं है जनता के बीच जाकर वो अपनी उपलब्धि बता सके। जब चुनाव आएगा पाकिस्तान होगा उनके जुबान पे, जब चुनाव आएगा जिन्ना होगा, जब चुनाव आएगा कश्मीर की बात ये करेंगे। लेकिन कश्मीरियों के दर्द कैसे दूर होगा इस पे कोई कार्य नहीं करेंगे। पाकिस्तान को कैसे हम बैक फुट पे लाएं इसके लिए वो कोई कार्य नहीं करेगा। जिन्ना साहब की बात करता है, देश सरकार तो इसकी है, इसकी ताकत तो क्यों नहीं हटा देता जिन्ना साहब का फोटो? जिन्ना साहब का फोटो क्यों नहीं हटा देता ये? लेकिन मेरा नेता कहता है कि एक तरफ जिन्ना हो और एक तरफ गांधी जी हो, तो मैं गांधी जी का सम्मान करता हूँ। जिन्ना हमारा है कौन है? बिल्कुल, जिन्ना हमारा है कौन? तो ये हिम्मत, ये ताकत अगर कोई जुटा सकता है देश के प्रति तो वो एक ही नेता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बंगाल बनेगा, यूपी की नहीं बनेगा, बंगाल और केरला, ये सब याद सुबह ये सब बोलने का क्या मतलब है? डराना चाहते हैं। इनके पास भय व्याप्त करके वोट लेने की आदि हैं ये लोग। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की खूबसूरती गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते उठते हैं, खाना पीना सब साथ है। उनके जहर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हिजाब का भी कोई फर्क पड़ा क्या? बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि हिजाब एक दिन पहले हिजाब भी खूब चला भारत में। देखिए, आप कौन होते हैं? हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने मजहब के अनुसार जिस धर्म में हम जन्म लिए हैं, हमें तिलक लगाने का अधिकार है, मैं लगाऊंगा। चुटिया रखने का अधिकार है, मैं रखूंगा। भगवान की पूजा करना मैं करूंगा। उसी प्रकार से दूसरे पंथ के लोगों का अगर हिजाब लगाना उनके धर्म के अनुसार है तो उसका विरोध करना मेरा अधिकार में नहीं आता। जो भी व्यक्ति विरोध कर रहा है समझो कि वो गांधी जी का अपमान कर रहा है, समझो आपकी बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहा है और नाथूराम गोडसे का समर्थक है वो। संविधान में तो कहता है, जैसे मैंने चश्मा पहना तो इस पर कोई आपत्ति है क्या? मैं भी तो पहन सकता हूँ। जो आप तिलक लगा रहे हैं, आपने कोटी पहना है, संविधान में तो कहता है जो जिसको मन का है वो पहन सकता है। फंडामेंटल राइट्स है आपके पास। ये आप स्वतंत्र हैं।
इतना हवा क्यों दी गई एक दिन पहले? चुनाव था ना, आप सब समझते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अब कल होकर के विकास के नाम पर ढाक के 3 बात है। एक मेट्रो जो आना था नोएडा से बस वैशाली को टच करना था, वो तो 5 सालों में ये नहीं कर पाए। लेकिन अगर ये सिपाही बना ओवैसी साहब का तो सरकारी अस्पताल भी होगा, मेट्रो भी वैशाली को कनेक्ट कराने का काम करेंगे, जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उसको बेहतर व्यवस्था देंगे। और एक आंदोलन में छेड़ूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसा आंदोलन? वो आंदोलन मेरा होगा कि सरकारी अधिकारियों का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, तभी जाकर के सरकारी स्कूल की व्यवस्था बेहतर हो सकता है। ये लोग क्या करते हैं अधिकारी कि गरीबों के हक को मारते हैं, क्योंकि हर प्राइवेट स्कूल जब खोला जाता है तो उसमें 25% गरीब के बच्चों को पढ़ाने की बात होती है, 1% बच्चा भी गरीब का नहीं पढ़ता। उसमें अधिकारियों का बेटा वो कोटा हरण कर लेता है और गरीबों का हक मारा जाता है। इस अधिकारी के पास कमाई बेहतर है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए ताकि स्कूल का बेहतर व्यवस्था हो सके, गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। मोदी जी वाली चाय का कितना असर रहा इस बार? उनका चाय फर्जी चाय, उनका फर्जी चाय, ये ओरिजिनल चाय वाला भैया चाय हमें बना के दिया है। जिस स्टेशन का हम नाम लेते हैं उस स्टेशन का निर्माण भी नहीं हुआ था, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन हम देखिए, हम ओवैसी साहब के सिपाही हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक का झूठा है, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ। महंगा हो गई चाय, महंगी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि नेहरू के टाइम में भी महंगी थी, नेहरू को याद करके बताएं। महंगाई तो सब कुछ है, महंगा सब कुछ हो चुका, सिर्फ हमारा और आपका जान जो है सस्ता हो चुका है इस सरकार में। बकरा भी महंगा हो गया, 700-800 रुपये किलो बिक रहा। हमारी आपकी कीमत इस सरकार में नहीं है, मनुष्यों की कीमत नहीं है। मनुष्य की कीमत नहीं है। बात करें इन्होंने मनुष्य की कीमत नहीं है और बकरा महंगा हो गया, तो याद आ गया कुछ वाक्य लखीमपुर खीरी में जब किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई थी। जो गृह राज्य मंत्री के बेटे पे बड़ा आरोप था कि उनके पे उन्होंने किसानों को रोन दिया, और दूसरी तरफ एक आजम खान जो है कैबिनेट मंत्री जो हैं समाजवादी के सूबे के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको वो बकरी चोरी और मुर्गी चोरी जैसे आरोप लगाकर वो अभी भी 2 साल से लगभग ऊपर हो चुका है, अभी भी जेल में है। जमानत हर बार खारिज कर दिया जाता है। लेकिन कल खबर आई चुनाव से ठीक पहले वोटिंग के समय में बीच में खबर आती है कि आज जो है गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। तो सवाल उठता है कि जैसा आपने कहा सस्ती एकदम से जमानत मिल जाती है, लेकिन आजम खान को अभी तक जमानत नहीं मिलती। देखिए, आजम साहब के लिए मेरा नेता हमेशा लोकसभा में मजबूती के साथ आवाज़ उठाने का काम किया, और आजम साहब के लिए ये सिपाही भी इस साहिबाबाद की धरती पर हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम किया। लेकिन समझना होगा आजम साहब को भी, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनको भी सही निर्णय लेना होगा। आपने देखा कि किस तरीके से उनको अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। चंद सीटें जब उन्होंने मांगा तो वो देने से इनकार कर दिया जाता है। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। जमानत और भी बात करते हैं, आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। जहाँ तक आशीष मिश्रा की बात है तो सैया भइल कोतवाल डर काहे का, मेरा नेता भी हम कहा था कभी टाइम्स नाउ पे कि आप पंडित मनमोहन झा गामा से अजय मिश्रा टेनी का मुकाबला न करें। क्या पंडित मनमोहन झा गामा का बेटा अपनी गाड़ी से किसी किसानों की हत्या की? क्या पंडित मनमोहन झा गामा का बेटा बदमाश है? ऐसा कहकर के आप पंडितों की तौहीन करने का काम कर रहे हैं, और ये चुनावी फंडा था, और चुनाव अब नज़दीक आ रहा है पूर्वांचल की ओर, इसलिए उनको जमानत दे दिया। पहले दिन वोटिंग हो रही है और जमानत मिल जाती है वोटरों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन ब्राह्मण वो तबका है जो राजनीति के नब्ज को पकड़ता है। ब्राह्मण राजनीति को ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था और सामरिक व्यवस्था कैसा हो उस पर भी वो अपनी निगाह पैनी रखता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण इस बार ओवैसी साहब के साथ होगा, साथ होंगे, ना कि इनके साथ होगा। जैसा आपने कहा कि सस्ती जान है, तो क्या लगता है एक तरफ बकरी चोरी और एक तरफ गाड़ी चलाने का आरोप, तो ये सोचना होगा उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को कि आपकी रहनुमाई कौन कर सकता है, आपके लिए लड़ कौन सकता है। एक नेता जो आपकी आवाज़ कभी उठाया करता था, उस नेता को एक बकरी चोरी में वो इतने दिनों से बंद पड़े हैं, और जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी का नेता से लेकर कार्यकर्ता तक आवाज़ उठाना मुनासिब नहीं समझ रहा। जबकि मेरा नेता उस पार्टी में नहीं ना, मेरे पार्टी में है आजम साहब, उसके बावजूद मेरा नेता मजबूती से आवाज़ उठा रहा उनके हक के लिए, और हम कार्यकर्ता भी उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं सरकार से। आशीष मिश्रा के बारे में क्या कहेंगे? आशीष मिश्रा कातिल है। आशीष मिश्रा
प्लानर कातिल है। सोच समझ के किया गया वो उन किसानों का निर्मम हत्या है और उसका जमानत होना इस पता साफ जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। उत्तर प्रदेश में सत्ता संरक्षित अपराधियों का बोलबाला है। सत्ता संरक्षित अपराधी जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। आम लोगों को भय है। आप देख सकते हैं कि मेरे नेता के ऊपर किस तरीके से उसी नाथूराम गोडसे के सोच के व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया। वो तो शुक्र है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान अल्लाह का कि आज उनकी जान बच गई और हिंदुस्तान के हम आवाम जो है आम आवाम सुरक्षित है। सुबह ही बात करते हैं योगी जी की गुंडागर्दी खत्म कर दी हमने और शाम को लगभग 4 घंटे बाद जमानत मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश में गुंडे नहीं हैं, गुंडा मुक्त प्रदेश। गुंडागर्दी खत्म नहीं की इन्होंने, नहीं गुंडों को खत्म किया। फिर हाँ, इन्होंने गुंडागर्दी का नामकरण बदल दिया है। नाम बदलने का काम इन्होंने किया है, गुंडों का नाम बदल दिया है। ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो है बात करी। पंडित मनमोहन झा गामा हमारे बीच थे, कई चीज़ों पर बात हुई और अब जुमे की अजान भी हो चुकी है। अजान जो की आवाज़ आपको सुन रही होगी तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अब देखते हैं कि 10 तारीख को किस्मत क्या लिखती है, क्या तकदीर में होता है। जो किस्मत इनकी ईवीएम में जो पैक हो चुकी है, जो किस्मत पैक हो चुकी है, जब वो खुलेगी तो किसकी गद्दी पे लिखती है। या तो किस्मत खुलती है, क्या खुलता है, साइकिल, कमल या फिर पतंग उड़ती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा।